चलो, तो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज का जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इस टॉपिक के अंदर हमें जो है बड़े बड़े इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जो 101% जो है, देखो मैंने बोर्ड पे मेंशन करके है 100 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, 100% एग्जाम टॉपिक। तो ये ऐसा टॉपिक है जो आपको 101% एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा। तो अगर जब एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा तो हमें इसको करना ही पड़ेगा। तो कैपेसिटर का हमारा ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो ये हमारा लास्ट टॉपिक है। फिर बाकी हम इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे, कॉन्सेप्चुअल करेंगे, क्योंकि फिजिक्स में डायरेक्ट आपको पता है डेरिवेशंस नहीं आते, तो सारे के सारे डेरिवेशंस नहीं आते। तो हमें बीच में क्या करना पड़ेगा, कुछ हमें सिलेक्टेड क्वेश्चंस भी करने पड़ते हैं, न्यूमेरिकल्स भी करने पड़ते हैं और साथ में कॉन्सेप्चुअल भी करने पड़ते हैं। जितने भी न्यूमेरिकल कॉन्सेप्चुअल्स आते हैं पेपर में वो सारे के सारे हमारे टॉपिक से रिलेटेड आते हैं। तो ये टॉपिक हमारा कल से रिलेट करता है। अगर किसी बच्चे की कल की क्लास नहीं लगी है तो वो इजीली रिकॉर्डेड वीडियो इजीली देख सकता है, क्योंकि जो लास्ट की वीडियो है वो इजीली रिकॉर्डेड देख सकते हैं। उसके अंदर प्रॉपर वे से क्लियर व्यू आ रहा है वीडियो का, जिसमें आपको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। इन केस कहीं होते हैं कि कई बच्चे क्लास बीच में लगाते हैं, नेटवर्क इशू की वजह से उनकी कुछ क्लास जो है मिस हो जाती है, कुछ क्लास लग पाती है, कुछ क्लास मिस हो जाती है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है स्टूडेंट। अभी ऐप के थ्रू आपकी वीडियो जो है वो रिकॉर्ड हो जाती है, तो आप उसको इजीली देख सकते हो, नो इशू। ठीक है, अब टेंशन नहीं लेनी है। टेंशन लोगे तो फिजिक्स नहीं होगी। मेरी मैम है आपके साथ, तो किसी भी तरह की टेंशन नहीं लेनी। तो आज हम टॉपिक पे स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो सबसे ज्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब इसमें हमें कुछ क्वेश्चंस, कुछ वैल्यू तो हमें डायरेक्ट लिखनी पड़ेगी। डायरेक्ट वैल्यू हम कैसे लिखेंगे, इसके अंदर हम कुछ वैल्यू हमारे पास डायरेक्ट होगी। अब डायरेक्ट वैल्यू हम कैसे लिखते हैं, आप उस चीज को ध्यान से समझना, जो भी हम इसमें डायरेक्ट लिखेंगे। कल मैंने आपको पोलराइजेशन बताया था, डाइलेक्ट्रिक स्लैब बताया था, उससे रिलेटेड ही है हमारे पास कि अगर हम एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को पैरेलल प्लेट के अंदर रख देते हैं, तो आज हमने निकालना है अगर हम एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को पैरेलल प्लेट के अंदर रख देते हैं तो हमारी एक्चुअल में कैपेसिटेंस क्या होगी। हमारा टॉपिक ये है, हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब लेनी है, उसको पैरेलल प्लेट के अंदर रखना है, तो हमने कैपेसिटेंस निकालनी है। अब ध्यान से समझना, जो ही हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। देखो, सबसे पहले तो मैंने क्या किया, सबसे पहले तो मैंने पैरेलल प्लेट बनाई है। ये मैंने पैरेलल प्लेट बनाई, ठीक है। ये दो मेरे पास पैरेलल प्लेट दे रखा है, इस पे चार्ज मेरे को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट दे रखा है। आपको पता है टू पैरेलल प्लेट्स है, यूनिफॉर्मली इस पे चार्ज बना दिया। ऐसे ही इतना उस पे नेगेटिव चार्ज बना दिया। ठीक है बच्चों, अब इन दोनों प्लेट्स के बीच का जो डिस्टेंस है, सेपरेशन जो है, वो हम क्या लेते थे, स्मॉल डी लेते थे। स्मॉल डी इज द सेपरेशन बिटवीन टू पैरेलल प्लेट। ठीक है बेटा, इसका टोटल चार्ज आपको पता है प्लस टू, सारा डायग्राम वही है। इसका टोटल चार्ज हमारे पास माइनस है। इसकी सरफेस डेंसिटी हमारे पास प्लस सिग्मा, इसकी सरफेस डेंसिटी हमारे पास माइनस सिग्मा। ये सारा हम वही टॉपिक ले रहे हैं। उसके बाद कैपिटल ए क्या था हमारे पास, एरिया। एरिया हमने किसका लेना है, कैपिटल ए। एरिया है हमारे पास, एरिया ऑफ ईच प्लेट। हर एक प्लेट का हमारे पास क्या है, एरिया। ठीक है, तो आपको बच्चे, आपको पता था ये चीज, आपको क्लियर पता है कि जब भी हम कैपेसिटेंस निकालते हैं, जब भी ऐसी सिचुएशंस होगी तो हमारे पास कैपेसिटेंस क्या होगी, डायरेक्टली हमें लिखनी है वो कैपेसिटेंस। आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कैपेसिटेंस क्या होगा, वो चीज आपको क्लियर पता ही है। तो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली लिखा। लेट भी हम इसके अंदर कर सकते हैं, जैसे आप देखो, अब यहाँ से लगा लेट कर दिया। लेट पे पहले मैंने लिखा प्लस माइनस क्यू, क्या है हमारे पास, चार्ज ऑन प्लेट्स। ठीक है, क्या प्लस माइनस सिग्मा हमारे पास क्या है,
चार्ज डेंसिटीज ऑफ प्लेट। ठीक है, प्लेट भी लिख सकते हो, प्लेट्स भी लिख सकते हो। स्मॉल डी है मेरे पास सेपरेशन, separations between the plate। ए है मेरे पास एरिया ऑफ ईच प्लेट। तो ये चीज हमें गिवन दे रखी है, क्लियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब इसके अंदर मैंने क्या करना है, मुझे कैपेसिटेंस तब निकालनी है जब हम एक स्लैब को इंट्रोड्यूस करते हैं। आपको पता है सिंपल कैपेसिटेंस हमने निकाली थी, सिंपल कैपेसिटेंस का हमारे पास फॉर्मूला आता है। अब आपको पता है द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट, जब इसके अंदर एयर है, इसके अंदर कोई भी डाइलेक्ट्रिक स्लैब नहीं गई है, कोई भी प्लेट नहीं है, तो सिंपल कैपेसिटेंस क्या होती है वो आपको पता है। तो वो हमारे पास क्या होती है, तो मैंने यहाँ पे लिखा कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर with air in between, with air हो या फिर वैक्यूम भी ले सकते हो आप, with air या फिर वैक्यूम, जो भी है इनके बीच में, in between is। तो उस टाइम पे जो मेरे पास कैपेसिटेंस होगी वो ओरिजिनल कैपेसिटेंस होगी। फाइनली पता है कि हमारे पास ओरिजिनल कैपेसिटेंस होगी, और ओरिजिनल कैपेसिटेंस का फॉर्मूला मुझे पता है। जो ओरिजिनल कैपेसिटेंस होती है उसका फॉर्मूला हमारे पास है C is equal to epsilon naught A upon में D। C is equal to epsilon naught A upon में जो D मैंने लिख दिया, that is the first equation। तो ये आगे मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन। तो सिंपल वे में मैंने आपको बताया, ध्यान से समझे टॉपिक को, टॉपिक लेंथी जरूर है लेकिन इसको एक एक की पिक्स आपको भेजी जाएगी। सिंपल था कि जब हम दो पैरेलल प्लेट लेते हैं, तो दो पैरेलल प्लेट जिसपे टोटल चार्ज रहता है, एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है, एक पे नेगेटिव चार्ज है, और दोनों प्लेट का एरिया ए है। तो जो एक्चुअली में हमारे पास जनरल हमने ये लास्ट डेरिवेशंस किए हैं, तो हमारे पास कैपेसिटेंस जो आती थी, रिजल्ट आ रहा है हमारे पास C is equal to epsilon naught A by D। कहने का मतलब ओरिजिनल में मेरे को कैपेसिटेंस ये दे रखी है, ओरिजिनल कैपेसिटेंस हमारे पास ये है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में डी। फाइनली इस टाइम पे जब मैंने स्लैब नहीं डाली, जब स्लैब नहीं डाली, तो फाइनली जो मेरे पास कैपेसिटेंस आएगी वो ये आएगी। वो तब आएगी जब इसके बीच में गैप जो है, एयर है या वैक्यूम है, तब हमारे पास कैपेसिटेंस की वैल्यू जो आ रही है तो C is equal to एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। ये मेरे पास फर्स्ट क्वेश्चन है। अब ये बच्चे ये ओरिजिनल कैपेसिटेंस है, आपको पता है ये ओरिजिनल कैपेसिटेंस है, तो मैंने इसको CO लिख दिया। CO लिख दो, C नोट लिख दो, इट मींस ये हमारे पास कौन सी कैपेसिटेंस है, ये हमारे पास ओरिजिनल में कैपेसिटेंस आ गई। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गई इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर है बच्चे? ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड भी पता है आपके पास क्या होएगा। अब ओरिजिनल में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ओरिजिनल में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, E नोट। E नोट हमारे पास क्या है, O वाला ओरिजिनल का इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यहाँ पे मैंने लिखा एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, जो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी, वो होगा मेरे पास ई नोट, और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। बेटा इन दोनों चीजों में ध्यान देना है। ई नोट इलेक्ट्रिक फील्ड है और एप्सिलॉन नॉट हमारे पास मीडियम को रिप्रेजेंट करना है। 99% बच्चे जो हैं इन दोनों का सिंबल एक जैसा बना देते हैं। अगर आप इन दोनों का सिंबल को एक जैसा बना दोगे तो वहां पे हमें डिफरेंस ही नहीं पता लगेगा कि फील्ड कौन सा है, मीडियम कौन सा। क्लियर है? समझ में आई आपको मेरी बात? आगे आपको पता है
यहाँ पर जो सिग्मा होती है ये हमें कल ही निकाला था। सिग्मा चार डेंसिटी होती है, वो होगी मेरे पास चार डेंसिटी होती है हमारे पास चार्ज अपॉन में ए। किसी की भी डेंसिटी निकालते हैं, डेंसिटी होती है हमारे पास मास अपॉन में वॉल्यूम। तो मास की जगह पे यहाँ पे चार्ज लिखा है और वॉल्यूम की जगह पे यहाँ पर जितने पार्ट पे वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वो लिखा है मैंने, जिसका मैंने लिखा है एरिया। तो फाइनली मेरे पास जो ई की वैल्यू आ रही है, अगर मैं वैल्यू पुट करूँ तो ये आ जाएगा क्यू ए एप्सिलॉन नॉट। तो मेरे पास सेकंड इक्वेशन ये आ गई। ध्यान से देखो क्योंकि अब मुझे बहुत रब करना पड़ेगा, क्योंकि टॉपिक लेंथी है तो मुझे ऊपर से स्टेटमेंट इसकी रब करनी पड़ेगी। तो जितने भी स्टूडेंट्स क्लास लगा रहे हैं आप ध्यान से देखो इसको। अब कई बच्चे जो है वो कह रहे हैं कि मैडम एंट्री कर दो। बच्चों मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि जब भी एंट्री करवानी, जितने भी स्टूडेंट्स क्लास लगा रहे हो बच्चे, कितनी बार आपको कहा है कि जब भी आपको मैसेज डालते हैं कि ऐप आप डाउनलोड कर लो, ऑन द स्पॉट आप ऐप को डाउनलोड कर लिया करो। बिफोर क्लास, ऑनलाइन क्लास आप ऐप को डाउनलोड कर लिया करो। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि अभी ये रिकॉर्डिंग चल रही है, रिकॉर्डिंग के टाइम में अगर हम बार बार बच्चों की और बच्चों की एंट्री करते हैं तो ये वीडियो बीच में बंद हो जाती है, और वीडियो अगर बीच में बंद होगी तो हमारे लिए सबसे ज्यादा दिक्कत हो जाती है। अब ये रिकॉर्डिंग दोबारा से रीस्टार्ट हुई है क्योंकि मैंने दो तीन बच्चों की एंट्री करी। तो प्लीज जितने भी स्टूडेंट्स हैं आपको डाउनलोड करो। और कभी कभार होता है हमें ऑफलाइन की बजाय हमें ऑनलाइन ही क्लास लेनी पड़ रही है सब बच्चों की, तो दिक्कत सबसे ज्यादा आती है। ठीक है, तो इसकी पिक्चर्स आपको भेजते हैं, एक बार आपको समझा देते हैं पिक्चर्स को। जो हमारे पास रिजल्ट है इसके अंदर हमने क्या किया है, देखो टॉपिक का नाम है हमारे पास, जो हमारे पास टॉपिक है टॉपिक का नाम है कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस। दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन बोर्ड एग्जाम। 100% पेपर में आता ही आता है। अगर ये नहीं आया तो इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल तो आएगा ही आएगा, 101% आएगा। टॉपिक का नाम है कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जब कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर निकालते हैं तो उसमें इतना तो आएगा ही आएगा। आपको पता है दो पैरेलल प्लेट ली, इस पे मैंने पॉजिटिव चार्ज रिप्रेजेंट कर दिया, इस पे मैंने नेगेटिव चार्ज रिप्रेजेंट कर दिया। प्लेट के बीच का जो सेपरेशन है वो मेरे पास स्मॉल डी है। प्लस क्यू चार्ज माइनस क्यू चार्ज, सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा, सरफेस चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा। कैपिटल ए मैंने लिख दिया एरिया ऑफ ईच प्लेट, एरिया लिख दिया मैंने, हर एक प्लेट का एरिया बता दिया मैंने। ठीक है बेटा, उसके बाद आपको पता है ये लेट कर दिया प्लस माइनस क्यू, चार्ज ऑन प्लेट प्लस माइनस क्यू सिग्मा, चार्ज ऑन चार्ज डेंसिटी ऑफ प्लेट, ये आपको मेंशन कर रखी है। ये हमारे पास क्या है, चार्ज डेंसिटी है। स्मॉल डी is equal to separations between the plate and A is equal to area of the plate। तो बोर्ड में आप ध्यान से देखिए जो यहाँ पे मेंशंस कर रखा है, जब प्लेट के बीच में हमारे पास सिर्फ ओनली एयर गैप है, एयर है या वैक्यूम है, कोई मैंने स्लैब इंट्रोड्यूस नहीं करी प्लेट के अंदर, कोई स्लैब नहीं डाली। डाइलेक्ट्रिक का मतलब आपको पता है, कल मैंने बताया था कि डाइलेक्ट्रिक इज जस्ट लाइक ए इंसुलेटिव। डाइलेक्ट्रिक जो है वो इंसुलेटर होता है जिसमें हमने स्लैब को डालना होता है। दो तरह के डाइलेक्ट्रिक होते हैं, ये भी आपने किया था, पोलर डाइलेक्ट्रिक एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। तो जब आपने स्लैब को इंट्रोड्यूस नहीं किया तो हमने सबसे पहले इसका एक डेरिवेशन किया था। तो हमारे पास जो कैपेसिटेंस आती है, तो यहाँ पे बोर्ड पे मेंशंस कर रखा है द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर या वैक्यूम, कुछ भी हो सकता है इन बिटवीन, इसके बीच में एयर या वैक्यूम कुछ भी हो सकता है। तो हमारे पास जो कैपेसिटेंस आ रही है फाइनली वो आती है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में डी। क्लियर है बेटा, मैंने नया कुछ भी नहीं लिखा है इसके अंदर, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में डी। क्लियर है,
बस बस यहाँ पे सी की जगह पे सी नोट कर दिया। सी नोट मतलब कह दो, सी ओ कह दो। सी ओ का मतलब है ओरिजिनल में जो आपको कैपेसिटेंस गिवन है। ओ मींस ओरिजिनल, ओरिजिनल में जो आपको कैपेसिटेंस गिवन है वो यहाँ पे मैंने सी नोट कर दिया, जिसको मैंने दे दी फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर है बच्चे? ठीक है, ये मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई। इस फर्स्ट इक्वेशन के बाद हमारे पास आया कि फर्स्ट इक्वेशन आ गई। फिर नेक्स्ट हमारे पास आया कि अगर आपने इसके कैपेसिटेंस को निकाल दिया है, अगर हमने इसके कैपेसिटेंस को निकाल दिया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना सेटअप होगा। फाइनली इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ई नोट। नोट का मतलब ओरिजिनल में कैपेसिटी, ओरिजिनल में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है उसको मैंने लिखा ई ओ। ई ओ मीन्स ओरिजिनल में इलेक्ट्रिक। तो ओरिजिनल में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड आपने निकाला था, मैंने आपको निकाल के दिखाया था आउटसाइड द प्लेट, कि दोनों साइड प्लेट के जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो आता है, बट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ये मैंने आपको पूरा कैलकुलेट करके बताया था जब हमने ये सिंपल डेरिवेशंस किया था। तो मैंने उस टाइम भी कहा था कि हम जो डेरिवेशंस कर रहे हैं ये वैल्यू डायरेक्ट मेन हमारे डेरिवेशंस में पुट होगी। तो अब हम ये वहां पर डायरेक्ट ही पुट कर रहे हैं, अब ये दोबारा नहीं निकालेंगे। तो ई नोट की वैल्यू होगी मेरे पास सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ओके बेटा, अब आपने ध्यान देना है, जहां बच्चे गलती करते हैं 99% जो बच्चे मिस्टेक्स करते हैं, मिस्टेक्स उनकी क्या होती है, वो ई नोट और एप्सिलॉन नोट का सिंबल एक जैसा बना देते हैं। तो इन दोनों के सिंबल आप एक जैसा बना दोगे तो हम कैसे डिफरेंस करेंगे, हमें कैसे पता लगेगा कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड है और कौन सा मीडियम है। दोनों क्वांटिटी अलग है। ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, एप्सिलॉन नॉट मीडियम को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो इसके बीच में एयर और वैक्यूम है उस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, तो हमने क्या करना है, हमने ई नॉट और एप्सिलॉन नॉट को बिल्कुल डिफरेंट बनाना है। एप्सिलॉन नॉट जब भी बनाते हो तो सी बनाओ और नोट बनाओ, इसके बीच में लाइन डाल दो। ओके तो फिर उसके बाद सिग्मा की वैल्यू मेरे पास है, सिग्मा की वैल्यू होती है क्यू बाय ए। सिग्मा इज ए चार्ज डेंसिटी एंड चार्ज डेंसिटी की वैल्यू होती है, डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी किसी भी चीज की डेंसिटी निकालो, डेंसिटी इज मास अपॉन में वॉल्यूम। तो डेंसिटी हमारे पास होती है मास अपॉन में वॉल्यूम। तो मास की जगह पे चार्ज आएगा और वॉल्यूम की जगह पे आएगा जितने पार्ट पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। तो चार्ज हमारा एरिया वाले पार्ट पे डिस्ट्रीब्यूट है, तो डिवाइड बाय ए। तो फाइनली मेरे पास ई नोट की जो वैल्यू आ गई, ये सेकंड इक्वेशन आ गई, क्यू अपॉन में ए एप्सिलॉन नॉट। ये मेरे पास सेकंड वैल्यू आ गई है। इसकी पिक्स मैंने ग्रुप में भी भेज दी है, जो आपका मैंने अपना फिजिक्स क्लासेस के नाम से ग्रुप बनाया हुआ है। वो जस्ट इस वजह से होता है ताकि बच्चा इस टाइम पे समझ ले, नोट करने का काम वो उसमें से करे। अब मुझे डायग्राम को थोड़ा सा मुझे ऊपर से रब करना पड़ेगा, वो इसलिए रब करना पड़ेगा क्योंकि टॉपिक लेंथी है, इम्पोर्टेंट है। इसको थोड़ा सा हम ऊपर से रब करते हैं। तो दो इक्वेशंस आ गई, ठीक है। तो अब ये दो इक्वेशंस आने के बाद अब मैंने यहाँ से इसको रब किया। यहाँ से रब करने के बाद थोड़ा सा ये भी रब हो गया, इसको डाल कर देते हैं, ठीक है। अब फाइनली मुझे क्या निकालना है, मुझे सी निकालना है। अब क्वेश्चन तो मेरा यहाँ से स्टार्ट हुआ बच्चे। अब मैंने क्या किया, डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस जिसकी थिकनेस टी। अब मैंने इसके अंदर एक स्लैब को डाल दिया जिसकी ऑलरेडी थिकनेस क्या है हमारे पास, स्मॉल टी। बेटा अब ये देखो, ये हम स्लैब को डाल रहे हैं, तो ये हमने स्लैब को डाल दिया, ठीक है। और ये जो आपके पास स्लैब है ये ग्लास स्लैब है, थोड़ा सा डार्क कर देते हैं ताकि पेन अगर लाइट है तो आपको क्लियर दिखे, ठीक है। इस स्लैब की जो थिकनेस है ये ऑलरेडी मुझे मेंशन कर रखी है कि इसकी जो थिकनेस आपको दे रखी है वो मेरे को देखी है स्मॉल टी। क्लियर है बच्चे?
थिकनेस कह दो या इसकी विड्थ कह सकते हो आप, वो हमें पास स्मॉल टी। अब आपको कल मैंने एक चीज बताई थी, ड्यू टू पोलराइजेशन। पोलराइजेशन से एक ऐसा फिनोमेना होता है जिसमें हम क्या करते हैं, किसी भी डाइलेक्ट्रिक स्लैब को जब हम एक एक्सटर्नल फील्ड के अंदर रखते हैं तो आफ्टर फ्यू टाइम्स, कुछ टाइम बाद क्या होता है, अपोजिट चार्ज आर इंड्यूस ऑन द सरफेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक। यानी कि मतलब इंसुलेटर के सरफेस पे अपोजिट चार्ज जनरेट हो जाता है अपने आप। अपने आप होता है तभी हम इसको फिनोमिना कहते हैं। हम नहीं करते, अगर हम करते होते तो हम इसको प्रोसेस कहते। क्लियर है बच्चे? तो पॉजिटिव वाली साइड पे नेगेटिव चार्ज हो जाएगा और नेगेटिव वाली साइड पे पॉजिटिव चार्ज हमारे पास क्या हो गया, जनरेट हो गया। ठीक है, अब ये जो चार्ज जनरेट हो गया, अब ये किसकी वजह से हुआ है? अब इसके अंदर का जो फील्ड है उसको मैंने मान लिया E। अब देखो, पहले ओरिजिनल फील्ड कहाँ था? पहले ओरिजिनल फील्ड जब स्लैब नहीं डली थी तो ओरिजिनल फील्ड पूरे प्लेट के बीच में था। अब जब मैंने स्लैब डाल दिया है तो फाइनली अब ओरिजिनल फील्ड कितना रह गया? ओरिजिनल मतलब ई नोट। ई नोट कहाँ कहाँ रह गया? ई नोट सिर्फ इतने इतने गैप पे रह गया। प्लेट और ग्लास स्लैब के बीच में गैप लेफ्ट हैंड साइड से, प्लेट और ग्लास स्लैब का बीच गैप राइट हैंड साइड से, सिर्फ इतने इतने गैप पे रह गया। अगर ये इतने इतने गैप पे रह गया है तो अब फाइनली मुझे क्या निकालना है? पोटेंशियल। तो एक चीज मैंने आपको क्लियर बताई थी, कभी भी किसी की कैपेसिटेंस निकालनी है तो आपके पास दो चीजें होनी चाहिए। क्या? चार्ज, टोटल चार्ज और पोटेंशियल। टोटल चार्ज तो मुझे ऑलरेडी गिवन दे ही रखा है, अब बात आती है पोटेंशियल की। कहने का मतलब है, अगर मैं पोटेंशियल्स निकाल दूं, इस कंडीशंस में अगर हम पोटेंशियल्स निकाल दें तो सीधा हमें उस पोटेंशियल्स को इसी वाले फॉर्मूले में पुट करना है और हमारा आंसर आ जाना है। तो इतनी टेंशन लेने वाली क्या बात है, हमारा आंसर तो नॉर्मली वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, तो जो बच्चे क्लास लगा रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, प्रॉपर वे से क्लास लग रही है उनकी। ठीक है, तो अब हमने इसमें क्या करना है, तो मैंने पोटेंशियल्स निकालने, पोटेंशियल्स निकालने के बाद पहले पहले मुझे ये रीजन लिखना पड़ेगा। देखो देखो, यहाँ पे मैंने लिखा व्हेन डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस स्मॉल t is introduced between the plates। ठीक है, between the plates, then potential difference between two plates, इसको ध्यान से देखना, then potential difference between two plates is वो होगा V E नॉट D माइनस में T प्लस E T। इस पूरे डेरिवेशन में सिर्फ एक यही चीज है समझने वाली, उसको आप ध्यान से समझना कि मैंने इसको कैसे लिखा। ध्यान से समझो इस चीज को। जब अपने स्लैब को डाला, जिसकी ऑलरेडी मेरे पास जो थिकनेस दे रखी है वो मेरे पास टी दे रखी है। ठीक है, तो वो कह रहा है तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, मतलब वोल्टेज पे तो इफेक्ट पड़ेगा ही। एक वोल्टेज तब निकाल रहे हो जब स्लैब नहीं डली हुई, और एक वोल्टेज अब तब निकाल रहे हो जो ऑलरेडी स्लैब डली हुई है, इंट्रोड्यूस। मैंने आपको एक चीज बताई थी, मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था, कभी भी किसी का पोटेंशियल निकालना हो तो पोटेंशियल इक्वल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मल्टीप्लाई में वो डिस्टेंस, वो सेपरेशंस को मल्टीप्लाई कर दो जितने वो पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है। ध्यान से सुनो, कभी भी किसी का अगर हमें पोटेंशियल्स निकालना है तो वो इक्वल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई में डिस्टेंस। डिस्टेंस कह दो या वो सेपरेशंस कह दो, जितने पार्ट पर
वो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है। इसको नॉर्मली मैं आपको फॉर्मूले की फॉर्म में लिख के बताऊं। कभी भी किसी का पोटेंशियल्स निकालना है, पोटेंशियल B इक्वल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, जो भी आप लोगे इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई में डिस्टेंस लिख लो या फिर सेपरेशन लिख दो या फिर और गैप भी लिख सकते हो, जितने वो गैप में हमारे पास पोटेंशियल्स क्या है, डिस्ट्रीब्यूट है। तो एक सिंपल सा लॉजिक मैंने आपको बता दिया, सिंपल सा फॉर्मूला बता दिया पोटेंशियल निकालने का। जो भी पोटेंशियल निकालना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई में वो सेपरेशन और गैप लिख। क्लियर है बच्चे? यही फॉर्मूला मैंने यहाँ लगाया है। कैसे लगाया है अब आप ध्यान से देखिए। डायग्राम में देखिए मुझे दो इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रही है। एक इलेक्ट्रिक फील्ड है इनसाइड द ग्लास स्लैब, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है आउटसाइड द ग्लास स्लैब। एक इलेक्ट्रिक फील्ड है इनसाइड द ग्लास स्लैब, मतलब एक इलेक्ट्रिक फील्ड है ग्लास स्लैब का, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जब ग्लास स्लैब नहीं डाली थी ओरिजिनल में जो इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है बच्चों? ठीक। जब आपने स्लैब नहीं डाली थी तो पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिनल वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इनो था, तो उसका गैप हमारे पास डी था। वो तब था जब आपने स्लैब नहीं डाली, उसका सेपरेशन डी था। बट जब आपने स्लैब डाल ही दी है तो अब ई नोट, हमारे पास ओरिजिनल वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है, बट अब जो ई नोट है ना वो कितने रीजन में है, ई नोट सिर्फ इतने इतने रीजन में है, ये वाले गैप में और ये वाले गैप में। तो कहने का मतलब जो ई नोट वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मेरे पास डी माइनस डी, स्लैब को डालने के बाद प्लेट और स्लैब के बीच में, पैरेलल प्लेट और स्लैब के बीच में जो गैप बच रहा है ना, इतने रीजन में सिर्फ आप ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मैंने वो ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा और मल्टीप्लाई में मैंने उसके सेपरेशंस को उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर है बच्चे? गॉट इट? समझ में आया? सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको बताया। बट मुझे यहाँ पे एक में दो इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी, फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया प्लस एक इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे दे रखा है यहाँ पर ई। क्लियर है? अब ई इलेक्ट्रिक फील्ड कितने रीजन में, इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ इतने ही रीजन में है जितनी उसकी थिकनेस दे रखी है। तो फाइनली इसका गैप, जो भी इसकी गैप है, विड्थ है, थिकनेस है, उसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसकी थिकनेस है मेरे पास स्मॉल टी। तो फाइनली जो मेरे पास टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आया है, वो टोटल जो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आया है वो आया है ई नॉट मल्टीप्लाई में डी माइनस टी उसका सेपरेशन, प्लस ई मल्टीप्लाई में टी उसका सेपरेशन। ठीक है? तो अब मैंने जब उसका सेपरेशन लगा ही दिया, अब मैंने पोटेंशियल निकाला। अब एक मैंने कल फॉर्मूला बताया था आपको, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी मैंने आपको करके बताया था। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर हमने निकालना है, देखो, बट मैंने आपको बताया था कहीं पे भी वर्ड डाइलेक्ट्रिक आ जाए ना तो वहां पे के जरूर आएगा, और के रिप्रेजेंट करता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। बट हमें पता है कि ई होता है मेरे पास ई नॉट डिवाइड बाई ई। ठीक है? तो मैंने यहाँ से वैल्यू निकाल दी। क्या निकाली? ओरिजिनल डिवाइड में ये, मतलब ये ओरिजिनल फील्ड होता है और ये रिड्यूस फील्ड होता है जो हमने कल निकाला था, और इसको मैंने क्या कहा था, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, क्योंकि यहाँ पे वर्ड आया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और मैंने यहाँ से ई की वैल्यू निकाली तो फाइनली मेरे पास ई हो गया ई नॉट बाई में के। इस ई नॉट बाई के को मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, इस वैल्यू को मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, तो फाइनली मेरे पास बी की वैल्यू होगी, बी हो गया ए नॉट डी माइनस में टी प्लस ई की जगह पे मैंने लगाया ई नॉट अपॉन में के जरूर आएगा क्योंकि कहीं पे भी डायरेक्ट्रिक आता है तो वहां पर के जरूर मिलेगा। ठीक है? बी ई नॉट मैंने कॉमन ले लिया, अंदर मेरे पास जो बचा है डी माइनस टी प्लस टी अपॉन में के। अब इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड की मैंने पिक भेजी है। हमें पता है
यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं फ्रॉम सेकंड। सेकंड की मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, ई नोट की मैंने यहाँ पे वैल्यू लगा दी, बी आ गया मेरे पास, ई नोट की जगह पे आएगा क्यू ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस में टी प्लस टी अपॉन में के। तो ये हमने वैल्यू लगा दी इसकी पोटेंशियल की, और ये मेरे पास इक्वेशन आई है थर्ड। यही एक्चुअल में टोटल पोटेंशियल है जो हमें मिल रहा है कहाँ पर, बिटवीन द पैरेलल प्लेट। तो ये हमारे पास टोटल पोटेंशियल आ गया है। ठीक है, अब इसको ध्यान से देखो, इसके पिक्स भी आपके पास भेज देते हैं। टॉपिक लेंथी है, अभी भी आगे चलेगा। पोटेंशियल आ गया तो अब हम इसकी कैपेसिटेंस निकालेंगे। एक बार ध्यान से समझ लो इसको, जो बोर्ड में मेंशन कर रखा है। तो जस्ट अब हमने इसकी कैपेसिटेंस निकालनी है। पोटेंशियल्स आपको गिवन दे दिया है, मैंने पोटेंशियल्स की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, एक मैंने आपको मेंशन कर दी है ग्रुप के अंदर। ठीक है, तो ये हमारे पास पोटेंशियल आ गई। फाइनली जब मेरे पास पोटेंशियल आ गया तो जस्ट अब हमने क्या निकालना है, कैपेसिटेंस निकालना है। तो कैपेसिटेंस निकालने के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। मैंने आपको पहले बताया था ये टॉपिक कितना इम्पोर्टेंट है, कितना लेंथी है, तो इसके लिए हमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो अब हमने कैपेसिटेंस निकालना है। पी का फॉर्मूला आ गया। अब मैंने इसको यहाँ से रख किया, ऊपर से भी रख कर दिया। ठीक है, इक्वेशंस थर्ड को दोबारा ऊपर मेंशन कर देते हैं, क्योंकि वैल्यू अब मैंने सीधा लिखा। Therefore, capacitance of the capacitor with dielectric in between is, देखो, therefore capacitance of a capacitor, capacitance of a capacitor with dielectric, with dielectric in between is, in between मतलब उसके बीच में है, in between is। अब जस्ट मैंने कैपेसिटेंस निकालनी है, तो वो मेरे पास आएगी। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है C is equal to Q by V। V की वैल्यू लगाई, क्यों अपनी जगह पे है, जो आंसर आया है मेरे पास V का फॉर्मूला लगाया फ्रॉम इक्वेशंस थर्ड। हमारे पास वैल्यू आ रही है V की वैल्यू लगा दी। V हो गया मेरे पास क्या, A एप्सिलॉन नॉट D माइनस में T प्लस T अपॉन में K। क्लियर है बच्चे? एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट क्या हो गया मेरे पास, चार्ज कैंसिल हो गया। जो चीज हमेशा ध्यान रखना है, जो चीज आपको पहले से गिवन होती है ना, वो हमेशा कैंसिल हो जाती है लास्ट। इसके ऊपर इससे ये शो हो रहा है कि कैपेसिटेंस चार्ज पे डिपेंड नहीं करती। कैपेसिटेंस चार्ज पे डिपेंड नहीं करती, तो फाइनली किस पे डिपेंड करती है, इसको रिवर्स किया तो सी हो गया मेरे पास ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस में टी प्लस टी अपॉन में के। तो ये मेरे पास आई है कैपेसिटेंस तब की जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब को हमने इसके बीच में क्या कर दिया, इंट्रोड्यूस कर दिया। जहां आप डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंट्रोड्यूस कर दोगे तो हमारे पास कैपेसिटेंस ही आएगी। अब मुझे बताइए,
जो ओरिजिनल कैपेसिटेंस है सी नोट का आंसर था ए एप्सिलॉन नोट अपॉन में टी। ये कैपेसिटेंस ये आ रही है, तो कैपेसिटेंस बड़ी है या कम हुई है, सोच के बताइए। आंसर क्या आंसर सेम है? नहीं, आंसर सेम नहीं है। तो अब बात रह गई आंसर जब सेम नहीं है, सेम तो है ही नहीं। अब बात आ गई जब मैंने स्लैब डाली तो कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट पड़ा, कैपेसिटेंस इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है। तो अब इसका आंसर निकालते हैं। अब देखो कैपेसिटेंस इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है। बच्चों सामने से खुद देखिए, यहाँ पर हमारे पास कैपेसिटेंस डी में से माइनस हुआ है। मैंने आपको बताया था कैपेसिटेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है सेपरेशन के। जितना कम सेपरेशन होगा उतनी ज्यादा कैपेसिटेंस होगी। पहले वाले में जो पहले फर्स्ट इक्वेशन है उसमें गैप पूरा दे रखा है डी, इसके अंदर गैप डी में से ही टी माइनस हो रहा है, तो माइनस हो रहा है, गैप कम है तो अंडरस्टैंडिंग है, तो गैप कम होने की वजह से कैपेसिटेंस उसकी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अब बात हो रही है कि इंक्रीज तो हो रही है, तो कितनी इंक्रीज हो रही है वो निकाल के आपको बता रहे हैं। तो यहाँ पे आपने लिखना है क्लियर, सिंपल लिखा मैंने क्लियरली। जो हमारे पास आया है सी ग्रेटर है सी नोट से, that is on introduction of a dielectric slab, on introduction of dielectric slab, जब आप इंट्रोडक्शन करते हो डाइलेक्ट्रिक स्लैब का, in between the plates, in between the plates of a capacitor, of a capacitor, its capacitance, its capacitance increases। तो फाइनली ये पता लग गया कि जो कैपेसिटेंस होती है हमारे पास इंक्रीज करती है। यही तो रीजन है कि जो हमारे पास कंडेंसर होता है उसके प्लेट के बीच जो गैप जो फिल होता है, मीडियम जो गोल गोल सा कंडेंसर होता है उसके बीच में जो मीडियम होता है ना, जो मटेरियल डाला होता है ब्लैक ब्लैक कलर का, वो हमारे पास इंसुलेटिंग मीडियम, इंसुलेटिंग मीडियम है, तभी उसकी कैपेसिटेंस हमारे पास क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है। फाइनली हमने निकाल दिया कि कैपेसिटेंस हमारे पास क्या कर रही है, बिल्कुल इंक्रीज कर रही है। तो आज का हम टॉपिक बच्चे इतना ही करते हैं। रीजन सिर्फ यही है क्योंकि प्रॉपर ऐसे लाइट वगैरह नहीं है और बैटरी भी अप डाउन हो चुकी है। तो ये हमारे पास जो लास्ट मैंने एक टॉपिक करवाना था आपको और इसकी मैंने पिक्स भी भेज दी है, तो ये हमने लास्ट अपना टॉपिक कर लिया है। बाकी कल की जो हम क्लास करेंगे वो इससे आगे का टॉपिक करेंगे, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट चीज करेंगे, ठीक है बेटा। तो आज की हम अपनी क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। और जिन बच्चों की क्लास नहीं लग पाई है तो डोंट वरी, उनकी वीडियो रिकॉर्ड हो जाएगी, आप रिकॉर्डेड वीडियो को इजीली देख सकते हैं। ओके बेटा।